गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज़ सही तरह से आ रही है भाई? चलिए, सो लास्ट क्लास हमने अपना एनालिसिस की बुक का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ना, तो आज आगे का पार्ट शुरू करें। कोई डाउट है लास्ट क्लास तक का? मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या क्या बताया? हमारा टीटीएस बैच है ना ये वाला एनालिसिस। लीजिए, मैं अगर आपके सामने लास्ट क्लास की स्लाइड ओपन कर देता हूँ। और लास्ट क्लास की स्लाइड में हमने बेटा ये पढ़ा था कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं आपके? 5। हमारे टर्म 1 में कितने आने वाले हैं? 3। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात हुई थी। दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब हो गया एक तरह से बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना। कंपनी के केस में आप क्या बनाते हो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। और नॉन कंपनी केस है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अच्छा, पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल जानने में। और इन एवरी केस हम क्या बनाते हैं उसके अंदर? बैलेंस शीट। उसके बाद हमने एनालिसिस के बारे में समझा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कंपनीज भी हमारे पास कुछ 1%, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कुछ ऐसे ऐसे नाम हमने सुन लिए थे, है ना? लीजिए, सबने वीडियो ऑन नहीं की अभी तक? कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, सब अच्छे कर दीजिए अपनी अपनी वीडियोज ऑन। यस यस यस। पीछे वाले भी, लास्ट वाले भाई, बाकी सब बेटा वीडियोज ऑन करो अपने, सब बच्चे अपने। हाँ जी। हमने 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और इसके बारे में हमने कल लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी। मैंने आपको आईपीओ तक के बारे में बताया था कि पब्लिक कंपनी कैसे अपने शेयर इशू कर रही है वगैरह वगैरह। और ये सब जो बातें मैंने आपको बताई थी, उसके बाद अब हमारी बात आज जो शुरू होगी वो शुरू होगी किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि अब पब्लिक कंपनी एक्चुअली में अपने शेयर्स इशू करने के बाद कहाँ दिखाती है। एक बात बताओ, जब आप ये कैपिटल बनाया करते थे बैलेंस शीट के अंदर, बहुत ध्यान से देखना, अब बताना मुझे, जब आप बैलेंस शीट बनाया करते थे 11th क्लास में, तो बेटा एक बैलेंस शीट जो बन रही थी आपकी, उस बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिखाया था आपने? अरे भाई हट जाओ। हाँ जी, तो मुझे प्लीज एक बार 11th की बैलेंस शीट याद कराओ बेटा। 11th की बैलेंस शीट जो थी आपके पास कैसी हुआ करती थी? यहां पर एसेट, इधर यहां पर क्या था? लायबिलिटीज। और यहां पर क्या था? कैपिटल। ये किसकी बैलेंस शीट थी? कंपनी की या नॉन कंपनी? नॉन कंपनी का मतलब यहां पर हो गया आपके लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, आप कुछ भी बोल सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? लेकिन आज जब हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किसके बनाने वाले हैं और ये किसके अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे? एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनीज एक्ट 2013 में भी क्या? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है? बेसिकली एक तरह से रूल बुक है। कंपनीज एक्ट का एक पार्ट है शेड्यूल 3, जिसने फर्दर दो पार्ट में बात कर रखी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में गिवन है फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट? बैलेंस शीट का। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, पार्ट 1 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ये हो सकता है कि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। और पार्ट 2 में किसका फॉर्मेट गिवन है? फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझे बात को? तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से करके आपके सामने है। और आज हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करनी है? फॉर्मेट ऑफ किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे।
लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या हमें पूरा याद करना है, क्या क्या उसके अंदर आता है। आपने जो ये पहले बनाना सीखा हुआ है, कौन सा था बेटा, ये कंपनी का था नॉन कंपनी का था? नॉन कंपनी का। कितनी चीजें आया करती थी? तीन। कौन कौन सी? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। बेटा कैपिटल भी क्या लायबिलिटी होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। और जो लायबिलिटी है, ये वाली लायबिलिटी जो है, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। तो यही तीन चीजें अब हमें दिखानी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल 3 का पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? बैलेंस शीट के बारे में। तो अगर आप चाहें तो साथ साथ भी नोट कर सकते हैं, और अगर आपको बाद में करना है तो बाद में कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं आप सबके सामने, प्लीज सब फोकस यहां पर रखें, क्योंकि आज लिखने वाला काम थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही लिखने वाला काम खत्म होगा फिर हम इसके नोट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जी बैलेंस शीट ध्यान से देखना। इस बैलेंस शीट में एज ऑन, यहां पर क्या लिखा जाएगा? बहुत ध्यान से मैं वर्ड लिख रहा हूं। सबसे सिंपल चीज जो आप अभी तक लिखते आए हो, क्या लिखते आए हो? पर्टिकुलर्स। और क्या लिखा जाएगा? नोट्स। इसमें इसमें पता क्या आएगा? इसमें आएंगी फिगर्स ऑफ विच पीरियड? करंट पीरियड। बट एक्चुअली में आप पता क्या लिखते हो? आप लिखते हो एज ऑन 31 मार्च 2022। और इस वाले में क्या लिखते होगे? 31 मार्च 2021। 21 कौन सा हुआ? नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर? तो यहां पर एक्चुअली में क्या लिखा जाता है? फिगर्स ऑफ प्रीवियस पीरियड या प्रीवियस ईयर बेसिकली। लेकिन प्रैक्टिकली हम डेट लिखते हैं 31 मार्च 22, 31 मार्च 21। आई बात समझ में? अब क्या हमें हर बार दोनों कॉलम बनाने होंगे, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21? सिर्फ समझने के लिए। एग्जाम के अंदर कोई आपसे बैलेंस शीट बनवाने के लिए नहीं मांगने वाला, लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो प्लीज मैं अब जो हेड में लिखवाने जा रहा हूं, एक एक हेड के बारे में आप प्लीज डिटेल में मेरे साथ समझते जाएंगे। मैं पहले पूरी बैलेंस शीट बनवाऊंगा और बैलेंस शीट के बाद फिर आपको उसके हेड्स के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहला हेड या पहली साइड जो है वो क्या है? देखो बेटा क्या नाम लिखा मैंने? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, लेकिन इसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं जब वर्ड बोलता हूं इक्विटी का मतलब क्या? ये वही पैसा है जो आप पहले कैपिटल के नाम से जानते थे। मैं इसको बोलूंगा ये आपका क्या है? ऑनर्स फंड। सिर्फ कैपिटल नहीं, फंड है पूरा। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसका है बेटा? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो ये मालिक का पैसा है वो इक्विटी के नाम से बोला जाएगा, और जो बाहर वालों का पैसा है वो किसके नाम से बोलेंगे हम? एक्सटर्नल लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटीज के नाम से। कोई डाउट तो नहीं इस बात से? इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज की साइड में 4 हेड हैं। कितने हेड हैं? 4। पहला हेड क्या है? पहला हेड है क्या? वर्ड लिखा बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्दर 3 पार्ट हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल, जिसका हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1। इस शेयर कैपिटल में क्या आता है वो मैं आपको नोट नंबर 1 के थ्रू समझाऊंगा पहले पूरा का पूरा। सेकंड पॉइंट क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। अब आपके एग्जाम के लिए ऐसा ही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा कि आपके लिए शेयर होल्डर फंड, मैं 3 चीजें लिखवा रहा हूं। तीसरी चीज क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना पॉइंट बोलता है, शेयर होल्डर फंड ऊपर लिखता है
और नीचे 4 ऑप्शन देता है, चौथा ऑप्शन इसके अलावा कुछ और देगा, यानी कि 3 ये होंगे और एक और ऑप्शन होगा, और वो पूछेगा कि शेयर होल्डर फंड में कौन सा नहीं आता है। तो ये 3 तो आते ही हैं, तो जो फोर्थ बच गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं फोर्थ में लिखा हुआ है डिबेंचर, तो क्या डिबेंचर शेयर होल्डर फंड में आएगा? तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे ऐसा पॉइंट मिल सकता है। हम ऑल दो सबके बारे में बात करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है, इन सब के बारे में बातें होंगी। क्वेश्चन में अगर ना नाम इनका यही रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं हर चीजों के रिगार्डिंग, लेकिन आपको इन सब नामों को याद करना है अब आगे, क्योंकि बिना याद करे आप इन चीजों को एक्चुअली समझ नहीं पाने वाले। तो समझने के लिए इनका हर एक एक चीज का पूरा पूरा डिटेल, जो भी पर्पस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई नोट नंबर 1 में क्या लिखवाने वाला हूँ, नोट नंबर 2 में क्या लिखवाने वाला हूँ, वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। सेकंड नोट क्या है? सेकंड नोट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी आपको नहीं पता कि इसका मतलब क्या है ना, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस वक्त पे लिखवा रहा हूं कि हाँ ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट, थर्ड आएगा। अच्छा, सेकंड का कोई सब हेड लगा आपको? नहीं, सेकंड का कोई सब हेड नहीं है। फिर आपके पास आता है थर्ड, और थर्ड में है आपके पास सब हेड्स, लेकिन थर्ड का मेन हेड क्या है? क्या लिखा बेटा मैंने? नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर 4 सब हेड्स हैं। पहला, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 5 बनेगा। उसके अलावा आपके पास है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नोट नंबर 6 बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नोट नंबर 7 बनेगा। और एक और कौन सा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 8 बनेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज के फर्दर 4 हेड, इन चारों के बारे में अलग अलग बातें आपको बताई जाएंगी। और एग्जामिनर कुछ भी कहीं से भी पूछेगा, किसी के भी बारे में पूछ लेगा, तो आपको बहुत जरूरी है हर चीज को डिटेल में समझना और फिर उसके बाद उसे याद करना। बेटा लायबिलिटी साइड में लास्ट हेड है, फोर्थ हेड, कौन सा है? करंट लायबिलिटीज का। और करंट लायबिलिटीज के भी फर्दर 4 सब हेड्स हैं। और वो हेड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है आपका? ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे है शॉर्ट टर्म बोरिंग। ऊपर लॉन्ग टर्म था, नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा ऊपर लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म वाली या शॉर्ट टर्म वाली? और करंट लायबिलिटी का मतलब शॉर्ट टर्म। तो देखो ऊपर लिखा था लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे क्या लिखा है? इसके बाद अगला हेड क्या है? ट्रेड पेबल्स। अगला हेड क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ऊपर फोर्थ डी पॉइंट क्या था? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो 9th 10th 11th 12th, ये आपका टोटल हो जाएगा। ये कौन सी साइड खत्म हो गई है? लायबिलिटी साइड। अब क्या शुरू होगा आपका? एसेट साइड। क्या ये कॉन्टिन्यूशन में है? यस, बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में है। आप इसी को यहीं से आगे बढ़ा देंगे और इसी के नीचे आप अगला पॉइंट अपना लिखना शुरू करेंगे कि ये आपका एसेट साइड शुरू हो गया। पहले आप टी शेप बना रहे थे, फर्क बस इतना ही है। ये क्या आगे बेटा आपके पास? एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला हेड कौन सा? नॉन करंट एसेट्स।
बेटा आवाज? हाँ जी। सो मैं आपसे कह रहा था नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो सबसे पहला हेड है उसके अंदर हो चुकी है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हुए भी करीबन 3-4 साल हो चुके हैं। 12th की बुक्स में अभी तक प्रॉपरली चेंज किया नहीं गया। तो मैं आपको दोनों बातें लिखवा रहा हूं, जो चेंज हो चुका है वो भी और जो चेंज नहीं हुआ है वो भी, मतलब पुराना भी और नया भी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर अब जो हम यहां पर लिखते हैं उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये लिखा जाता था या लिखा जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस, लेकिन पहले क्या था? फिक्स एसेट्स। हो सकता है कि आपके स्कूल में अभी भी फिक्स एसेट ही पढ़ाया जाए। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं, और अगर फिक्स एसेट्स पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक चेंज नहीं किया, वही चल रहा है, वही चलने दो। जो आपके स्कूल वाले बोले अकॉर्डिंगली मान के चलना। मैंने आपको दोनों बता दिए। फर्स्ट प्रेफरेंस तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की चल रही है इस वक्त पे, और अगर वो आपसे पूछना चाहें या चेंज करवाना चाहें तो अकॉर्डिंगली चेंज कर देना। अच्छा, इस बेटा देखो पेपर के अंदर अगर आपके स्कूल वाले ये बोल रहे हैं तो यही लिखो फिर तो, क्योंकि सीबीएसई में ना चेंजेस आते आते बहुत टाइम लगता आता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसी के अंडर सब हेड में क्या आएगा वो देखेंगे। सब ए के अंदर फर्स्ट सब हेड क्या है? क्या वर्ड लिखा बेटा? टैंजिबल एसेट्स। सेकंड बताओ? इंटैंजिबल एसेट्स। और थर्ड? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एक बात बताइए, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको कंप्लीटेड बिल्डिंग बोला जाएगा या बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस बोला जाएगा? तो बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस का मतलब हो गया आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई दिक्कत इस बात से? तो अगर आपका कोई भी टैंजिबल एसेट बन रहा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई डाउट? लेट्स से मैं एक थोड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। आपने एक लैंड खरीदा 5 करोड़ रुपए का, उसकी एंट्री करोगे बुक्स में या नहीं करोगे? क्या एंट्री करोगे? कैश आ रहा है जा रहा है? तो फिर कैश डेबिट क्यों हो रहा है? लैंड डेबिट टू कैश, ठीक है। अच्छा, उसी लैंड पर अब आपने 20 लाख रुपए खर्च कर कर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, अब क्या एंट्री करोगे? कंस्ट्रक्शन ऑन लैंड डेबिट टू कैश। तो आप क्या बोलोगे? लैंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? बिल्डिंग ना। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो बिल्डिंग पूरी बन चुकी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को डायरेक्टली बिल्डिंग लिख दूं 20 लाख रुपए? क्या बोलूं? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी चीज को अब आप टैंजिबल में दिखाओगे या इसमें दिखाओगे, नीचे वाले में? थर्ड वाले में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये बोला गया कि जब भी आपके पास कोई भी एसेट अगर आता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि टैंजिबल नेचर का है, उसे आप कहां दिखाइए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। क्लियर है? जितना आपने खर्च किया है, अगर आपने 20 लाख खर्च किया तो 20 लाख दिखाइए, अगर आपने 40 लाख खर्च किया 40 लाख दिखाइए, सिंपल सी बात है। बेटा जो अब तक खर्च हो चुका है, अब तक खर्च हुआ और टोटल खर्च हुआ, बात तो एक ही हुई ना। मान लीजिए आपने पिछले साल 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, इस साल में आप 40 लाख खर्च कर चुके हो, तो कितना दिखाओगे यहां पर? क्यों 1 करोड़ जो खर्च कर दिया वो कहां चला गया? तो पुरानी बैलेंस शीट का बैलेंस क्या अगली बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस नहीं बना होगा? है ना?
तो वो तो कैरी, जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है आपकी बिल्डिंग के अंदर, वो टोटल अमाउंट हर साल ऐड होता रहेगा और टोटल बैलेंस शीट में आता रहेगा। क्लियर? जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये हट जाएगा और वो जाकर टैंजिबल एसेट में जाकर ऐड हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट है? अगला हेड देखो, क्या हेड लिखा है बेटा? इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब टैंजिबल एसेट बन रहा हो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन अगर कोई इंटैंजिबल एसेट बन रहा हो तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो क्या बोला जाएगा? अंडर डेवलपमेंट। उसको प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, उसको अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है डेवलप होते हैं। तो इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है यहां तक की बात? क्या आएगी बेटा? बेटा गुडविल आपको पता हो, अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है तो आपको पता है कि गुडविल सिर्फ परचेज वाली आती है, अदरवाइज नहीं आती। तो गुडविल डेवलप नहीं होती है, गुडविल परचेज होती है। हाँ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जरूर होती है, लेकिन क्या उसको बुक्स में दिखा सकते हैं? हाँ बेटा, अगला हमारे पास हेड कौन सा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का। उसके अलावा हमारे पास एक और हेड कौन सा है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स का। जैसे हमारा अभी ये डिस्कशन हुआ ना टैंजिबल के रिगार्डिंग, ये सब ऐसा ही डिस्कशन हमें पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग करना है। एक एक हेड के बारे में सोचना है कि क्या क्या चीजें एक एक हेड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट बेटा डी पॉइंट है बेटा, अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आपके लिए एसेट है लायबिलिटी, और अगर आप किसी को लोन देते हो तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और ई पॉइंट है आपके लिए अदर नॉन करंट एसेट्स। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? यहां तक का पॉइंट क्लियर है? और इसके अलावा हमारा लास्ट हेड बच गया। एसेट साइड में सिर्फ दो ही हैं, लाइबिलिटीज में थे 4, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही हैं। पहला क्या था बेटा आपका? नॉन करंट एसेट्स। दूसरा कौन सा है आपका? करंट एसेट्स। इसके अंदर बेटा ए सबसे पहला, ऊपर थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां कौन सी है? करंट इन्वेस्टमेंट्स। बी आपके पास है इन्वेंट्रीज। उसके अलावा आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। उसके अलावा आपके पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जितने भी कैश या कैश के बराबर की चीजें हैं वो यहां पर आ जाएंगी। ऊपर था लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर कौन से हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। किसी से लोन लेना नहीं, किसी को लोन देना। तो इसका मतलब हम इसको लोन देने वाले की बात कर रहे हैं। अगर कोई लिया होगा तो वो तो नॉन करंट या करंट लायबिलिटी में जाएगा ना। लो जी, ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। किस चीज का खत्म हुआ? एसेट साइड का। ऊपर कितने नोट बनाए थे हमने? देखो 12। 12 के आगे वाले नोट्स कहां जाएंगे आपके? 13, 14, 15, 16 में सबके बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। 17, 18, 19 बेटा वो सब कुछ इसमें कवर हो जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। 22, 23, 24, 25 और 26, यानी कि हमें कितने नोट सीखने हैं इसके रिगार्डिंग? 26 नोट हमें सीखने हैं।
और इन 26 के 26 नोट्स में से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये इस हेड का पार्ट है नहीं है, एमसीक्यू बेस पर ये आंसर कौन सा सही होगा, वगैरह वगैरह। बात समझ में आती है? बोलो बेटा। और इन ये जो हमने सीखा, ये पार्ट 1 में किसके बारे में सीखा, क्या सीखा हमने? ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऑल्दो अभी हमने सीखा नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ देखा है, मैंने लिखा है। इसके एक एक हेड को लेकर हम पूरा इसको समझेंगे और फिर इसको साथ साथ याद भी करके चलेंगे ताकि ये आपको प्रॉपरली समझ में आए। और एक चीज का ध्यान रखना, याद जरूर करना साथ साथ, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आगे चैप्टर ऐसे आने वाले हैं जो इसके ऊपर पूरे बेस्ड हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, क्योंकि अब एक चैप्टर ऐसा है जो कि चला गया आपके सेकंड टर्म के अंदर, और सेकंड टर्म का यूज इसी टॉपिक से निकल के आएगा। तो अगर आप ये सोचे कि नहीं मैंने यहां पढ़ लिया, इसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, मुझे वहां पर पहुंचने के बाद इसको दोबारा एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इसका यूज आएगा ही आएगा। हाँ जी बेटा। ये वाली बैलेंस शीट कहीं पे बनानी है? आपको अभी फिलहाल कहीं नहीं बनानी, क्योंकि आपकी 12th में कंपनीज की बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं, हाँ उसके फॉर्मेट्स याद करने के लिए जरूर आते हैं, ताकि आपके एग्जाम में वो आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकें। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो बनता है वो किसके लिए बनता है? एज ऑन बनता है, फॉर द ईयर एंडेड बनता है? फॉर द ईयर एंडेड। और ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऐसे ही बनता है। यहां पर भी क्या चलते हैं? नोट्स। यहां पर भी बेटा कौन सी फिगर्स आएंगी पहले? ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, यहां आ गए आपके नोट्स, यहां आ गया आपका कौन सा बेटा? करंट ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। और ये कौन सा आएगा? प्रीवियस ईयर रिपोर्टिंग पीरियड। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ऐसे ही आपने ऊपर लिखा था, ऐसे ही आपने नीचे लिख दिया है। बट मुझे एक बात बताना, सिंपल सा पॉइंट है, कोई भी बिजनेस हो, दो तरह की इनकम अर्न करता है। पहली इनकम जो वो काम करता है उसकी वजह से मिलती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल क्या नाम है ये रिमोट्स बेचने का काम करता हूं, तो उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं या सर्विसेज कर रहा हूं? सेल। क्या बोलूंगा? सेल ऑफ गुड्स, है ना? सेल ऑफ गुड्स। यस। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए क्या बोला जाएगा? सेल ऑफ गुड्स। इसको बोलेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल वर्ड यूज नहीं करते, रेंडरिंग वर्ड यूज करते हैं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अच्छा, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है, क्या वो भी मेरा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है? क्या वो मेरी डायरेक्ट इनकम है? वो मेरे लिए कैसी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। तो आपकी पर्टिकुलर साइट जो यहां पे है, इसमें सबसे पहले बेटा आपके आते हैं इनकम्स, और इनकम्स के अंदर सबसे पहला हेड किस चीज का है? रेवेन्यू फ्रॉम, क्या वर्ड लिख रहा हूं? ऑपरेशंस। 27 पॉइंट, ऊपर 26 हो चुके थे, 27 यहां से शुरू हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? मैं ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, आपको कभी भी ये ब्रैकेट वाली बात नहीं लिखनी है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। और इसके अलावा अगर कोई भी इनकम आएगी तो वो कैसी इनकम बोली जाएगी? अदर इनकम। बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। टोटल हो गया, इसको बोला जाएगा टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर ए। कोई डाउट? और उसके बाद यहां पर आप आएंगे और आप लिखेंगे सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स, जिसमें सबसे पहला हेड क्या पॉइंट है बेटा? पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बेटा कंजम्पशन कहां पर होती है? जहां सेल कर रहे होते हैं या जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो मैंने लिखा है, ये किसके लिए लिखा होगा? जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इसके नीचे जो अगला हेड है वो है परचेज ऑफ
क्या बेटा? stock and trade. स्टॉक इन ट्रेड। इसके नीचे जो अगला हेड है वो है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ। किस चीज का इन्वेंट्री बेटा चेंज करोगे आप चेंज करोगे स्टॉक इन ट्रेड का। SIT मतलब क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। WIP का मतलब Work in progress. एंड एक और पॉइंट है फिनिश गुड्स। ये नोट नंबर 31 है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बस थोड़ा सा ऊपर कर जो लिखवा रहा हूं उन्हीं के हेड्स को याद करना ही हमारा मेन टास्क है। बस अगर ये हेड्स याद हो गए समझो चैप्टर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा अगला हेड क्या है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। और क्या है? Finance cost. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट आप ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके अलावा अगर अगर कुछ बच गया है तो वो कहां जाएगा? Other expenses. अदर एक्सपेंसेस। और ये सब करने के बाद जो आएगा ये क्या बन जाएगा? Total expense. इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस, बी पॉइंट। और अब हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज A माइनस बी। बेटा A माइनस बी का मतलब A का A क्या था? Total. टोटल रेवेन्यू। B क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस कर दिया, क्या बचा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अब क्या माइनस कर दिया आपने? Tax. तो आपके पास क्या बचा? Profit after. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ हो सकता है लॉस बेटा, लॉस होगा तो आप टैक्स दोगे क्या? नो सर No, sir. मैं आपसे बोल रहा हूं आपको कोई प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करना है, कोई प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करना है कि ये माइनस करो के दिखाओ, ये आंसर निकाल के दिखाओ, नहीं। बस हेड्स 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 को याद कर लीजिए। मेन काम है कि हेड्स को याद करना है। बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक की। क्लियर यहां तक की बात? आगे चलें। तो मैंने आपको एक बेसिक फंडामेंटल पूरा बता दिया कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं। अब एक एक करके सारे हेड्स का ऑपरेशन की तरह किया जाएगा, हर हेड को उठाएंगे और उसके बारे में समझना शुरू करेंगे। सबसे पहला हेड क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर बेटा नोट नंबर 1 और नोट नंबर 1 बेटा किसका था? नोट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है इसकी बात होगी। अब अभी भी जो मैं लिखूंगा शायद समझ नहीं आएगा, बट उसके बाद जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बातें समझ में आएंगी। अगर आप लिख रहे हैं तो ये भी आप लिख लीजिएगा, कोई इसमें समझने आने वाली चीज अभी शुरू नहीं हुई है। सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला क्या होता है बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल। इक्विटी या फिर कौन से शेयर्स होते हैं? Preference share. प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीस। कितने का हो सकता है? 10 का या फिर 10. 100 का। डबल लाइन डाल दी है। डबल लाइन का क्या मतलब है, कब यूज होगी, सब बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है? क्या लिखा बेटा? इश्यूड कैपिटल। फिर से कौन सा? इक्विटी या प्रेफरेंस ऑफ रुपीस 10 या फिर 100 ईच। सर ये फॉर्मेट बना रहे हो ये फॉर्मेट का नोट बना रहा हूं मैं। सर जैसे ये शेयर कैपिटल में आते हैं हाँ ये शेयर कैपिटल में आते हैं, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बतानी पड़ती है। आपके एग्जाम में क्या आएगा बताओ, ये वैल्यू कितनी आएगी? एमसीक्यू बेस्ड में अब ये पॉइंट बना जाएगा। नेक्स्ट क्या है?
सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के अंदर भी दो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ऑफ रुपीज 10 या फिर 100 ईच। बी पॉइंट भी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। माइनस करेंगे इसमें से क्या, कॉल सिनेरियर्स। सब नए नए वर्ड लग रहे होंगे ना, कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा हुआ है कभी पहले? सिर्फ एक कैपिटल वर्ड तो सुन रखा है आपने। हाँ, 11th के अकाउंट्स तो मुश्किल थी आसान थी? किसी को 11th की बहुत मुश्किल लगती है, किसी को 12th की बहुत मुश्किल लगती है, हर किसी का अपना अपना तरीका ही है समझने का। लेकिन अब एमसीक्यू आने के बाद तो आपके लिए हर एक एक चीज को पढ़ना जरूरी हो गया है, आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। और मैंने एक चीज अलग से और ऐड किया, क्या लिखा है? शेयर फॉरफिटेड। ये शेयर फॉरफिट मैंने माइनस के नीचे प्लस किया या फिर ये अलग से प्लस किया है? अलग से प्लस किया है। और मैं इसके लिए एक हिंट लिखना चाहूंगा यहां पर, इस चीज के लिए यहां पर वो वैल्यू आएगी पूरा मांगा पूरा मिला। ये कुछ दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक्चुअली में यहां पर मैं पूरा पैसा मांगा पूरा पैसा मिला, इसके रिगार्डिंग आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं। ये शॉर्टकट आज तो नहीं, होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अब इसके बारे में कुछ बातें करने वाला हूं। चलिए जी, आप सब मुझे एक बात बताइए, कहानी यहां से अब शुरू होती है समझने की। हमने काफी लिख लिया आज, अराउंड 35 मिनट्स 40 मिनट्स लिख लिया है। अब आप मेरी बातों को सुन के जवाब दीजिएगा। कंपनी जब पहली बार बनाते हैं तो क्या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का नाम सुना है आपने कोई? यस सर। मुझे बताइए सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का स्टार्टिंग कैसे होती है? सबसे पहला काम क्या होता है? सुना ही नहीं सुना है? प्रमोशन। प्रमोशन के बाद क्या होता है? इलेवेंथ ऑनलाइन बैठकर गायब हो चुकी है। यस, इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, किसके पास? आरओसी का फुल फॉर्म? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार वो है जो आपकी कंपनीज को क्या करता है? रजिस्टर करता है अपने पास, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करता है बेसिकली। और आरओसी को आपको दो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, एक का नाम होता है एमओए और एक का नाम होता है एमओए का फुल फॉर्म, और एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इनकॉर्पोरेशन होते ही आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आप इसी के साथ ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी में होता है, पब्लिक कंपनी में थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिक कंपनी में सबसे पहली स्टेज कौन सी? प्रमोशन। फिर क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन पे क्या मिल जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब आपने अपना पैसा, बीइंग अ पब्लिक कंपनी, अपना पैसा लगाना है या पब्लिक से पैसा लेना है?
और जब पब्लिक से पैसा आ जाता है तब आपका स्टार्ट होता है, क्या बोलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पे क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और जो हम ऊपर ये फॉर्मेट बनाकर आए हैं ना, वो हम इस चीज के रिगार्डिंग बनाकर आए हैं। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, किससे बेटा, फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। आई बात समझ में बेटा? हम देखो, हमारे लिए एक पब्लिक कंपनी चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनमें बड़ी कौन सी होती होगी, तो ज्यादा जो ज्यादा सीखने वाला काम है वो किससे मिलेगा? मतलब अगर आप पब्लिक का सीख लेते हो तो प्राइवेट का तो अपने आप ही सीख गया है उसके अंदर ही। हेड्स वही है, सब कुछ वही है, बस फर्क ये है कि इसमें पैसा आपका अपना लगा होता है प्राइवेट के अंदर, यहां पर पैसा आप बाहर से अरेंज कर रहे होते हो। और थ्रू शेयर कैपिटल, बोलो, बट वो कैपिटल नहीं होता ना। डिबेंचर्स तो आपके लिए क्या होता है, आपके बिजनेस के लिए कैपिटल है, लाइबिलिटी, ठीक है ना, लाइबिलिटी होती है वो। और थ्रू, ये जो मैंने क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल थ्रू, क्या बेटा, क्या था फुल फॉर्म, भूल गए? इनिशियल पब्लिक ऑफर। और ये फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब अगर कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा ले रही है तो क्या बोलेगी उसे, इनिशियल आईपीओ। और उसके बाद दोबारा कभी लेगी तो फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। बात समझ में आई? बोलो जी, बताइए, बोलो बच्चों। आईपीओ, एफपीओ। तो जोमैटो जो इस वक्त पे कर रही हो, क्या कर रही थी, आईपीओ। और उसके बाद दोबारा कभी पैसे लेगी तो एफपीओ। बात समझ में आ गई? और जो ये पैसा आएगा जोमैटो कंपनी के पास, ये कंपनी के लिए क्या बनेगा, लायबिलिटी। इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, इंटरनल। ऑनर्स ऑफ द कंपनी, पैसा किससे मिल रहा है, पब्लिक से मिल रहा है। पब्लिक कंपनी की क्या बनने वाली है, शेयर होल्डर बनने वाली है। और इसको जोमैटो अपने पास किस नाम से बोलेगी, शेयर कैपिटल। किस नाम से बोलेगी? और वो शेयर कैपिटल आपको इस तरह से दिखाना होगा। यहां पर आपके पास तीन तरह के शेयर कैपिटल मिलेंगे। पहला कौन सा लिखा है देखो, दूसरा कौन सा लिखा है, तीसरा कौन सा लिखा है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बात समझ में आती है? तो वो जोमैटो ने अपने पास अपनी बैलेंस शीट के अंदर इस तरह से उसको दिखाया होगा, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड। बात समझ में आई यहां तक की? लीजिएगा, ऑथराइज क्या है, इश्यूड क्या है, सब्सक्राइब क्या है, उसके बारे में जितनी बात आज हम कर पाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। मेरी हेडिंग क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहला कैपिटल कौन सा, ऑथराइज्ड कैपिटल। बेटा अगर आपने एमओए का नाम सुना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नाम सुना है, तो क्या उसमें कुछ क्लॉज हुआ करते थे? एग्जाम्पल के लिए नेम क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज भी था कि आप क्या काम करने वाले हैं ये भी लिखा होना चाहिए। क्या कैपिटल क्लॉज भी था? कैपिटल क्लॉज क्या होता है, कैपिटल क्लॉज क्या होता है, अभी तो लिमिट हट चुकी है वैसे तो, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, सीबीएसई वाले पूछ लें। कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी थी तो कम से कम कितना कैपिटल लगाना पड़ता है, और अगर कोई पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो लगाना पड़ता था 5 लाख।
प्राइवेट कंपनी के लिए कितना 1 लाख, पब्लिक कंपनी के लिए कितना 5 लाख। ये लिमिट्स पहले हुआ करती थी और ये लिमिट्स अब हट चुकी हैं, 2016 के बाद से हट चुकी हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके स्कूल में भी पढ़ाई जाए या फिर ये अभी भी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो मैं दोनों काम करके चल रहा हूं, अमेंडेड चेंजेस वाला भी, क्योंकि 5 साल पहले चेंज हो चुका है लेकिन चलता रहता है। तो ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी अपने किस में लिखती है बेटा, एमओए के अंदर, और कहती है कि मैंने अपनी कंपनी कितने से स्टार्ट करी, 5 लाख से। अच्छा, 5 लाख से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि 5 लाख अपने पास होना चाहिए। 5 लाख से स्टार्ट करने का मतलब ये है, मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनते रहो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताती है कि वो कितना कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख रुपए कंपनी के पास हैं, इसका मतलब ये है कि इतना पैसा वो पब्लिक से मांगने वाली है। मैक्सिमम कैपिटल कैन बी raised from, करेंगे सब बात करेंगे, अभी फिलहाल ये है कि एक लिमिट बता दी मैंने आपको। मैक्सिमम कैपिटल पब्लिक से कितना ले सकते हैं हम, ये 5 लाख पुराना है और ये 5 लाख मैक्सिमम नहीं था, मिनिमम था। कम से कम 5 लाख के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसी कोई लिमिट है नहीं, अब आप 1 रुपए के साथ स्टार्ट कर लो। लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूं जी, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी को 10 लाख रुपए के साथ स्टार्ट करूं। तो अगर आप 10 लाख के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का एक शेयर कितने का है। शेयर समझते हैं आप सब? Yes, sir. शेयर क्या हो गया, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी का नाम लिखा होगा, उसका प्राइस लिखा होगा और कब ऑफर किया गया डिटेल वगैरह उसकी वो मेंशन होगी। और वो कितने रुपए का बेटा, 10 रुपए का। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो इक्विटी शेयर कितने का मानेंगे हम, 10 रुपए का। और अगर प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही होगी तो कितने का मानेंगे हम, 100 रुपए का, कुछ ना बोला हो तो। और ये 10 रुपए जो है, बोला जाता है कि ये शेयर की कैसी वैल्यू है, पार, नॉमिनल वैल्यू, या फिर शेयर की Face value. फेस वैल्यू। उसके ऊपर उसके फेस पे लिखा हुआ है 10 रुपए, फेस वैल्यू। एक बात बताओ, अगर आपको 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है और एक शेयर 10 रुपए का है तो आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस, कितना ईच, 10 ईच। बात समझ में आई? जैसे उस दिन हमने जोमैटो वाला देखा, जोमैटो को कितना पैसा इकट्ठा करना था, 9375 करोड़, और उसका अगर एक शेयर 10 रुपए का था तो उसे कितने शेयर इशू करने पड़े होंगे, 937.5 करोड़ शेयर्स। बात समझ में आती है? तो ये अभी कंपनी स्टार्ट करते वक्त मैंने अपना मैक्सिमम कैपिटल डिसाइड कर लिया जी, मैं 10 लाख रुपए के साथ कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, क्या ये 10 लाख से ऊपर मैं पब्लिक से ले सकता हूं? जिंदगी भर नहीं ले सकता। बोलिए बेटा, अगर मुझे 10 लाख रुपए मेरे पास है, 10 लाख रुपए पब्लिक से ले चुका हूं, मुझे दोबारा लेना है पब्लिक से, तो क्या ये मैं ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा? मैं सिर्फ तभी ले पाऊंगा जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इस 10 लाख को पहले क्या करा लूं, चेंज। इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब आपने चेंज करा लिया है। 10 लाख से आप 50 लाख कर लो, आप 1000 करोड़ कर लो, आप 50,000 करोड़ कर लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम भी कर सकते हैं। अगर मुझे कंपनी को, देखो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी इन फ्यूचर बढ़ती जाएगी या डाउन जाएगी, बढ़ती जाएगी। उम्मीद तो यही करूंगा, डाउन भी जा सकती है नो डाउट, लेकिन अभी हमारी तरफ से अगर हम सोचें कि हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमारा ऑथराइज कैपिटल बढ़ ही सकता है, कम नहीं होने वाला, अनटिल अनलेस कंपनी बंद होने की पोजीशन पे जा रही हो तो। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से?
यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर? तो आगे बात करूंगा। ये सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम कैपिटल कैन बी रेज फ्रॉम पब्लिक, और एग्जांपल के लिए मैंने कितने शेयर लिए? 1,00,000 शेयर ऑफ रुपीज, कितना ईच? 10 ईच। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एक और लिखना चाहता हूं, मेरे पास टाइम है भी इतना एक लिखने का, मैं दूसरा लिख देता हूं। सर आपने पहले जो पढ़ाया था तो ऑथराइज कैपिटल के 2 और नाम लिखवाए थे। हाँ लिख सकते हैं नाम, बट अभी मैं पहले इसको थोड़ा समझा दूं। ऑथराइज के नाम में बता दूंगा आपको भी। इशूड कैपिटल, शेयर्स actually offered to public for subscription। बेटा मैंने कितने शेयर्स से कंपनी स्टार्ट करने की बात करी है? 1 lakh, कितना पैसा मुझे मिल सकता है पब्लिक से? 10 lakh, लेकिन ये 10 लाख ना मुझे सारा आज नहीं चाहिए, आराम से चाहिए। मुझे इनिशियली ना अभी जरूरत है 7 लाख की। अगर 7 लाख की जरूरत है तो मैं 7 लाख पब्लिक से मांगू या पूरा 10 मांग लूं? 7 lakh, तो इसका मतलब मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा। पब्लिक को क्या करूंगा? ऑफर करूंगा। पब्लिक पब्लिक कितने शेयर निकाल रहा हूं आपके लिए? 70,000 कितने रुपए ईच का है? 10 10 rupees, तो मैंने आपके लिए कितने शेयर्स ऑफर किए हैं? 7 lakh, 70,000 शेयर, 10 रुपीज ईच, 7 लाख रुपीज। ये मेरा कौन सा कैपिटल बोला जाएगा? इश्यूड कैपिटल। मैंने इश्यू किया, आप लोग लीजिए आकर। शेयर्स एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर, किसके लिए बेटा? सब्सक्रिप्शन के लिए। जिस जिसको मेरी कंपनी के शेयर चाहिए, मैंने 70,000 शेयर निकाल दिए हैं। जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, आइए मेरी कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। आईपीओ निकालना यही होता है। कंपनी पहले कराई ऑथराइज कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड, और फिर निकाल दिया आईपीओ। लो जी मेरे शेयर आ गए, जिसको खरीदने हैं, खरीद लीजिए। पहला कैपिटल कौन सा था? ऑथराइज्ड। ऑथराइज के जो 2 नाम और बताने हैं आपको, एक और नाम है जिसको बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, और एक और नाम है जिसे बोलते हैं क्या बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल। तो वो हो सकता है ऐसा कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि ऑथराइज कैपिटल का ऑल्टरनेटिव नाम बताइए। वो लिखता है इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, नॉमिनल। तो आपने कौन सा आंसर लिख के आना है? नॉमिनल। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाले। तो फिलहाल मैंने 2 बताए। पहला कौन सा बोला? ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सा है? जो मैं पब्लिक से क्या कर सकता हूं? मैक्सिमम ले सकता हूं। लेकिन करंटली अभी मुझे कितने की जरूरत है? 7 लाख की। तो मैंने 70,000 शेयर ऑफर किए, तो ये ऑफर्ड शेयर क्या बोला जाएगा मेरी तरफ से? मेरा इश्यूड कैपिटल। और जो कि हम कितना वो कर सकते हैं ऑथराइज, एक बार नहीं, ऑथराइज की कोई लिमिट नहीं है। ऑथराइज करने के लिए जितना मर्जी करो, लेकिन आरओसी अपनी फीस लेता है उसके बदले में। अब आप यहां देखो, ऑथराइज कैपिटल की कहानी क्या होगी बेटा? मैंने शेयर इशू किए, कितने शेयर इशू किए थे मैंने? अब वो या तो वो इक्विटी के होंगे या प्रेफरेंस के होंगे, जो भी क्वेश्चन बताएगा। और यहां कितना आ जाएगा? 10 लाख। अच्छा मैंने एक पब्लिक को ऑफर कितना किया? 70,000 शेयर्स, कितने रुपए ईच? तो यहां कितना हो गया? बहुत ध्यान से बताना, मेरे पास कितना पैसा आ चुका है? अभी तो मैंने सिर्फ ऑफर किया है, पब्लिक ने लिया कहां? पब्लिक लेती है 3rd स्टेप में, क्या लिखा हुआ है? सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब आपने वो चीज ले ली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। नेटफ्लिक्स का एक आपके सामने ऐड आता है 700 रुपए, 800 रुपए। वो क्या कर रहे हैं? वो ऑफर कर रहे हैं, जी ले लो। क्या वो ऑफर करना मतलब आप ले चुके हो? पैसे मिल गए उनको? नहीं, उनके ऑफर करने से पैसे नहीं मिलते उन्हें। जब आप पेमेंट करते हो तब उन्हें पैसे मिलते हैं, और आप क्या कहते हो कि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लिया है। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं इस बात से? तो अब आपने 1 लाख शेयर्स में 70,000 आपको दिया है।
अब 70 में से आप कितना लेने वाले हो, ज़्यादा लेने वाले हो, कम लेने वाले हो, इक्वल लेने वाले हो, ये वाली कहानी हमारी नेक्स्ट क्लास से शुरू होगी। इसको यहाँ तक लिख लेना है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से आगे शुरू करूंगा, इसी शीट के अंदर। तो प्लीज़ ये शीट पूरी लिख के रखना और इसके आगे का पार्ट मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। प्लीज़ जितना पढ़ाया है उसको सिर्फ समझ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ बताना जो शुरू किया है वो सिर्फ किसके बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, बस। इसके अलावा नीचे का अभी याद कुछ नहीं करना है, सब मैं बताऊंगा, सब मैं याद कराऊंगा। आप सिर्फ जितना बताया है उसको बस पढ़ के आना और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक की बात है? चलिए फिर तो, हाँ जी, कोई डाउट किसी का? इस पूरे चैप्टर में ये बैलेंस शीट करने हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के करने हैं। ठीक है जी, और कोई डाउट किसी को? पार्टनरशिप की वीडियोस कौन सी वाली? कौन कौन सी? गामे बोल रहे हो आप? विभा, विभा 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 स्टार्टिंग की आप कल नहीं आए थे विभा? तो 7 to 8 में क्लैशिंग करती है आपकी? अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ फिर आपका कुछ। फिर एक काम करो, आप ऐप में हो? तो ऐप में पार्टनरशिप की वीडियो डली हुई है ऑलरेडी फिर सारी, वहां से आप देखो स्टार्टिंग से पूरा। हाँ जी, तो जब ट्यूशन रहता है तो कैमरा ऑन करने से क्या मतलब है उस चीज़ का? अच्छा वो फेस सामने होती है, वो क्लास फेस टू फेस होती है? अच्छा चल ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, किसी को और डाउट वगैरह? एनपीओ की प्लेलिस्ट चाहिए थी। एनपीओ तो बताया तो था, एनपीओ का अभी कुछ फायदा नहीं पढ़ने का। सर वो स्कूल में आज मैंने मैम से पूछा था तो मैम कही थी अब एक बार जब स्कूल में पढ़ा लिया तो टेस्ट में तो आएगा। चल ठीक है, भेजता हूँ तेरे को, स्कूल वाले भी कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय।